Hello, myself Dr. Kuldeep Singh Yadav. As you know me as Dr. Kullu. Today, I welcome you in the first episode of Vartalap with Kullu. Today, I have a guest, Dr. Nisag Shah, who is the gold medalist of my university and who scored 222 marks in August FMG 2020, which was the toughest FMG itself in the history. Welcome, Dr. Nisag Shah. थैंक्स डॉक्टर कुलदीप। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है वार्तालाप विद कुल्लू। तो डॉक्टर निसक साहब, हम जानना चाहेंगे कैसे आपने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया और कैसे आप ऐसा बड़ा स्कोर एफएमजी अगस्त 2020 में स्कोर कर पाए। निसक साहब, स्ट्रेटेजीज तो ऐसे कुछ नहीं थी। स्ट्रेटेजीज मतलब जो एकेडमिक्स हम 1 to 6 ईयर्स जो वहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे हमको, वही सब्जेक्ट मैं अपने हिसाब से खुद से जो टेक्स्ट बुक रीडिंग करता हूँ, जैसे एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री की जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एकेडमिक्स है, वो टेक्स्ट बुक पढ़ के मैं अपनी नोट्स बनाता था। और ऐसे ही मैंने 6 साल मैंने एफएमजी की प्रिपरेशन तो ऐसे देखने जाऊँ तो मैं लास्ट ईयर से स्टार्ट की, 5th ईयर से। और तब तक तो मेरे को ऐसा जो प्लेटफॉर्म है अभी सब जानते हैं कि प्रेप लैडर, मैरो, ऐसे जो प्लेटफॉर्म थे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिकल के रिलेटेड वीडियोस देखे थे, खुद ना समझ पड़े तो उनकी गाइडेंस लेके पढ़ता था। बट टेक्स्ट बुक रीडिंग और कंसिस्टेंसी वो मेरे को हेल्प करी गोल्ड मेडल लगे। और लैंग्वेज बैरियर तो रहता है, पर रशियन में हो या इंग्लिश में हो, पढ़ाते तो एक ही चीज़ है। सो लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करके जो इंग्लिश में पढ़ा वो मैं अपने रशियन में परफॉर्म कर रहा था। सो वो उससे मैं गोल्ड मेडल ले पाया। और एफएमजी की बात करो तो एफएमजी मैंने लास्ट ईयर से प्रिपरेशन की और प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत आसान हो गई, क्योंकि मैंने अपने जो एकेडमिक्स में जो सब्जेक्ट्स है उनकी थरो टेक्स्ट बुक रीडिंग की थी। और सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, उसके रिव्यू बुक्स पढ़े थे मैंने, तो एमसीक्यू सॉल्व किए थे अपने जो 6 ईयर की करिकुलम में। तो लास्ट ईयर प्रिपरेशन में मेरे को इतनी मेहनत नहीं पड़ी। और हमारे पास तो कैसे बताने जाओ तो जून में हमने डिग्री ली और हमको पता चला कि भी अगस्त में एग्ज़ाम है। कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गई। सो 1 मंथ के प्रिपरेशन में मैंने फोकस किया कि जो रिवीजन इम्पोर्टेंट है उसमें। और रिवीजन का भी एक स्ट्रेटेजी है कि भाई जो सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग सर्जिकल ब्रांच सब्जेक्ट बोलते हैं, डायग्नोस्टिक ब्रांच सब्जेक्ट बोलते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ के मैंने सिर्फ रिविजन पे फोकस किया और मैक्सिमम जीटीज दिए, ग्रांड टेस्ट का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे वो सिनेरियो अपने घर पे मिला कि जो मैं एग्ज़ाम में दूंगा एग्ज़ाम तो मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा और वो मेरे लिए आसान रहेगा। तो वही मेरी स्ट्रेटेजी थी। और एफएमजी यस, अगस्त वॉज टफेस्ट इसलिए थी कि पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन चेंज हो गए थे, बड़े बड़े क्लिनिकल क्वेश्चन थे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो। ओके डॉक्टर साहब, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अगस्त 2020 में एफएमजी हुई थी उसमें आपने 222 मार्क ऐसा ग्रांड स्कोर कैसे किया? फोकस मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन का तो लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। आई गॉट अ प्रेप लैडर, और प्रेप लैडर भी मैंने अपना खुद का नहीं लिया था, हम 4 फ्रेंड्स ने साथ में मिल के लिया था। और मेरा फोकस जो प्रॉपर एग्ज़ाम का था वो 5th ईयर से स्टार्ट किया था मैंने। और आई कीप रीडिंग रिव्यू बुक्स, उसके एमसीक्यू सॉल्व करता था, और कोई भी सब्जेक्ट हो उसके कंप्लीट होने के बाद उसको रिवीजन, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि मेडिकल में कि भाई एक बार पढ़ोगे तो भाई ऐसा तो नहीं हमारा आइंस्टाइन का दिमाग के भाई घुस जाने वाला है। सो उसको रिवीजन, कीप रिवाइजिंग। और हर एक सब्जेक्ट मैंने 3 बार तो एटलीस्ट रिवाइज किए थे लास्ट ईयर में। और प्रेप लैडर के मैंने रैपिड रिविजन देखे, वो वेरी इफेक्टिव है। शॉर्ट सब्जेक्ट में रैपिड रिविजन बेटर रहते हैं। मैंने ऐसे देखने जाऊँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे पीडियाट्रिक्स है जिसके सवाल बहुत सारे अगस्त में आए थे, पर मैंने सिर्फ रैपिड रिवीजन देखा था उसका। और जैसे एनेस्थेसिया सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट का मैंने सिर्फ रैपिड रिवीजन पे फोकस किया था। बट रिवीजन इज़ इम्पोर्टेंट, आप जितना भी पढ़ो मेन फोकस है रिवीजन। और उसका भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई रिवीजन भी कैसे करें। जैसे मैंने बोला कि पहले सर्जिकल सब्जेक्ट जैसे ईएनटी है, सर्जरी है, एनेस्थेसिया है, बाद में ऑर्थोपेडिक्स है, वो सब सब्जेक्ट कैसे है कि सर्जिकल है, मतलब उनके जो अंदर एमसीक्यू भी होंगे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के, तो वो एमसीक्यू भी इंटीग्रेटेड ही आएंगे और समझ में सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे ही मैंने मेडिकल डायग्नोस्टिक सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन है, साइकेट्री है, फिर डर्माटोलॉजी है, दैन पीएसएम प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, वो सब्जेक्ट मैंने पैथोलॉजी, वो सब्जेक्ट मैंने ऐसे ग्रुप सब्जेक्ट है, एक साथ नहीं पढ़े
पर वो सब्जेक्ट मैंने ग्रुप में किए और उसके MCQ सॉल्व किए, सो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर पाते हैं। सो ये स्ट्रेटेजी थी। और मेन मैंने GTs ग्रांड टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एटलीस्ट कोई भी एग्जाम के पहले एटलीस्ट 5 और 4 ग्रांड टेस्ट दो आप। ओके। ग्रांड टेस्ट से क्या है कि आपको पता चलेगा भाई, क्योंकि होता क्या है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके MCQ कर लेते हैं, तो हमें लगता है यार हमको तो आता है यार, इतने वो MCQ तो हमने सॉल्व कर दिए। पर जब सारे सब्जेक्ट एक साथ आते हैं और हमको रिकॉल करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन डर्मेटोलॉजी का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन के बाद में आपको आप रिकॉल करके आंसर दे सकते हो, तो आप यू आर रेडी फॉर गिविंग एग्जाम। सो ग्रांड टेस्ट एटलीस्ट कोई भी एग्जाम, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दो, वो 4 से 5 से 6 जितने मैक्सिमम ग्रांड टेस्ट दे सकते हो वो ट्राई करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है डॉक्टर साहब कि अगस्त की जो FMG एग्ज़ाम थी वो काफ़ी टफ थी। कई बच्चे तो ऐसे थे कि चालू एग्ज़ाम में ही टाइम ख़त्म होने से पहले सो गए थे, गिव अप कर दिया था। तो ये जो सिचुएशन थी उसमें स्ट्रेस में ना आके आपने ये पेपर कैसे हैंडल किया और इतना कॉन्फिडेंटली कैसे 222 स्कोर कर पाए? स्टार्टिंग में तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था पार्ट 1 में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। पर 10 क्वेश्चन जितने मैंने किए बाद में आई फील दैट आई थिंक सो पूरा पेपर ही ऐसा है। तो मैं बोला कि अब ऐसे हार जाने से मतलब नहीं है, एक गोल्डन चांस है अगस्त का, पास होना लाना 150 ही है। सो ऐसे ही आई काम माई माइंड, और फिर मैंने क्वेश्चंस पढ़े, और एंड आई थॉट क्वेश्चंस है बड़े, नो डाउट, बट वो पूछ रहे एक ही चीज़ कि भाई जो हमने पढ़ा है वही पूछ रहे, सिर्फ पढ़ने में टाइम लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, 150 क्वेश्चन है, उसमें से 120 भी मैंने अच्छे से क्लियर कर लिए, तो नो डाउट सेकंड पार्ट में 30-40 जितने भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ऐसे मैंने दिलासा दे के फर्स्ट पार्ट तो क्लियर कर लिया, सेकंड पार्ट और एवरीवन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से बड़े ही आएंगे। फर्स्ट पार्ट सबसे डिफिकल्ट लगा, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, भाई सब मोस्ट कॉमन पढ़ के जा रहे थे, सो वो पढ़ के वो क्वेश्चन आए ही नहीं। पर क्वेश्चन इनमें जो पैटर्न है आस्किंग वो चेंज हो गई। सो 10 क्वेश्चन तक तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि भाई करना क्या है अभी। फिर मैंने बोला कि जो भी होगा ये चांस है, क्लियर करना है। सो क्वेश्चंस बाद में ध्यान से पढ़े, डिस्ट्रैक्ट हुए बिना पढ़े, क्वेश्चन को समझा, और फिर पता चला कि भाई क्वेश्चंस भले इतने बड़े पर ये आस्किंग, और हिंट भी थी क्वेश्चंस, फोटो इमेजेस थे, ऑप्शंस में भी हिंट थी। सो ऐसे हेल्प करता है, कभी कभी हमको क्वेश्चन में समझ नहीं, ऑप्शन देख के भी पता चल जाता है कि ओके ये आंसर होगा। सो वैसे मैंने अपने हिसाब से फर्स्ट पार्ट दिया। फर्स्ट पार्ट एक्सपेक्ट करता खराब गया था, पर सेकंड पार्ट में मैं समझ गया कि भाई सेकंड पार्ट में टाइम कम मिलेगा, सो जो भी करना है वो सेकंड पार्ट में अभी कवर अप कर लेंगे जो फर्स्ट पार्ट में नहीं हुआ। सो और मुझे भी ऐसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद कि सेकंड पार्ट में मैक्सिमम स्कोर किया होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट एक्सपेक्टेड से भी बेकार था। जी बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी जून में FMG आ रही है 2021 की, उसके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, एक जो पहली बार FMG दे रहे हैं और दूसरे जो है वो रिपीटर है। तो दोनों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसा रिवीजन होगा, क्या उनकी नोट्स होगी, प्लीज डॉक्टर साहब? जो रिपीटर्स हैं उनको जस्ट रिवीजन इम्पोर्टेंट, और मैक्सिमम MCQ और ग्रांड टेस्ट वो इम्पोर्टेंट है। और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सो डोंट चेंज योर नोट्स, जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करो और उसी बेसिस पे आप एग्ज़ाम दो। और कुछ नया है, मतलब आप MCQ दे दिए आपने सारे, MCQ में कुछ नया इन्फॉर्मेशन है तो अपनी नोट्स में ऐड करो और वही नोट्स कंटिन्यू करो, डोंट चेंज द नोट्स। चेंज करते हुए तो पूरा फोकस बदल जाता है। और नोट्स ऐसी चीज़ है कि आप एग्ज़ाम में भी बैठोगे ना, तो आपको जो क्वेश्चंस आएगा तो नोट्स जो आपने 10 बार पढ़ी होगी ना, वो अपने माइंड में एक इमेज रह जाएगा, और वो इमेज पूरे एग्जाम में आएगा कि भाई ये चीज़ यहाँ पे ये नोट्स में थी। सो नोट्स जो है वही कंटिन्यू करो, अपनी खुद की रिटर्न नोट्स है तो बेटर है, प्रेप लेटर्स की नोट्स आती है, मैरो की भी आती है, जो भी नोट्स है वो कंटिन्यू करो, रिविजन करो और रिवाइज भी ऐसे स्ट्रेटेजीज वाइज करो। सर्जिकल सब्जेक्ट, क्योंकि अभी जो चेंज है वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चन है, सो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आप इसी बेसिस पे करो कि सब्जेक्ट भी आप इंटीग्रेटेड ही पढ़ो, मतलब साथ में सर्जिकल सब्जेक्ट, डायग्नोस्टिक सब्जेक्ट, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, वो सब्जेक्ट बाद में लास्ट में। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ड्रेन आउट हो जाता है, वो मेरे लिए, और दूसरे को पता नहीं, बट ड्रेन आउट मैं हमेशा लास्ट में पढ़ता था क्योंकि वो ब्रेन में रहेगा लास्ट तक। सो सब्जेक्ट भी इंटीग्रेटेड पढ़ो और रिविजन और ग्रांड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इमेजेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो लास्ट में इमेजेस देखो एग्जाम के 1 मंथ पहले या 15-20 दिन पहले, और लास्ट डे भी एक बार इमेजेस रिवाइज अप कर दो।
जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि फोकस ऑन दी मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, जैसे सर्जरी है, फिर गायनेकोब्स है, ईएनटी, ऑप्थाल्मोलॉजी। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि वी नो इजी क्वेश्चंस है, एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, फिजियोलॉजी लेके ही बैठे रहते हैं, कोई फिजियोलॉजी समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आएगा जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें। और कॉन्सेप्ट नहीं होते तो कोई समझाने वाला चाहिए, और हमेशा हमारे जैसे रशिया में तो कोई मिलता नहीं है। सो फिजियोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं, पर कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने बोला जो गायनेक है, सर्जरी है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। शॉर्ट सब्जेक्ट स्कोरिंग है, रेडियो, एनेस्थेसिया, साइकेट्री, वो सब सब्जेक्ट पे फोकस करो। हमको लाना है 150, और वो सब्जेक्ट में आप स्कोर कर लोगे तो बाकी सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन इज नॉट स्कोरिंग सब्जेक्ट। मेडिसिन में आप जितना भी पढ़ लो यू विल नॉट एबल टू क्लियर कंप्लीट एवरीथिंग, वो हमेशा चेंज होता रहता है, वो एमसीक्यू नहीं निकलेगा उससे। पर एटलीस्ट 35 में से आप एक बार पढ़ लोगे मेडिसिन तो 15 या 10 मार्क तो आ ही जाएंगे। सो और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेडिसिन एफएमजी के लिए से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अब इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि जैसे पैटर्न चेंज हो गई। मैं तो बोलता सिर्फ पैथो और फार्मा पढ़ जाओ, मेडिसिन हो जाएगा, पर अब ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस के आस्किंग पैटर्न बदल गया है, ऐसा बदल गया है। सो एक बार पढ़ लीजिए वो सब्जेक्ट, और मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट देख लिए और उसके रैपिड रिवीजन देख लिया। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है डॉक्टर साहब कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जो अभी जून में होने वाली है 2021 में, कैसी पेपर की पैटर्न होगी, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होगा और कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो छोड़ भी सकते हैं? छोड़ने तो कोई सब्जेक्ट नहीं, पढ़ना तो सब है, पर अगर लिमिटेशन है तो रैपिड रिवीजन देख लो, पर ना हो सके तो जैसे सब्जेक्ट शॉर्ट सब्जेक्ट में है कुछ साइकेट्री है और एनेस्थेसिया है, ऐसे सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स के तो इतने छोड़ सकते हैं हम, पर वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो आई थिंक सो कोई सब्जेक्ट ऐसे छोड़ने जैसा है ही नहीं। और क्वेश्चन पेपर के बात करूँ तो मिक्स फीलिंग है यार, क्योंकि कभी कभी क्या है ऐसे कि अभी एफएमजी लास्ट आई थिंक सो जून में होने वाली है, शायद से दिसंबर में। सो अभी दिसंबर 2020 की जो एग्ज़ाम थी वो आई थिंक सो जो अगस्त से उससे बेटर थी और इजी थी। तो मैं सबसे ही कह रहा हूँ कि एक्सपेक्ट कुछ करने में जाओ, चाहे क्लिनिकल भी आए, सिंपल क्वेश्चंस भी आए, पढ़ो सब, क्योंकि अभी आई लॉस्ट सम होप फ्रॉम दी एनबी दैट को लोग कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड कुछ देंगे। बिल्कुल आई एग्री, पर आई थिंक सो इजी होगा, और क्योंकि लास्ट एग्जाम से दे वांटेड दैट मोस्ट ऑफ एफएमजी गेट क्लियर, सो इजी होगा। और क्लिनिकल्स तो क्वेश्चंस रहेंगे तो उस पर तो फोकस रखना है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली है, नेक्स्ट इज़ कम्प्लीटली क्लिनिकल बेस्ड, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो नेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट है जैसे गायनेकोलॉजी है, सर्जरी है, ईएनटी, ऑफ्था एंड मेडिसिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसके अलाइड सब्जेक्ट जैसे डर्माट है वो स्कोरिंग है, सो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना। मेडिसिन पढ़ लेना एक बार, पैथो और फार्मा का हमने बेटर अच्छे से किया हो तो मेडिसिन में इतनी 35 मार्क्स में एटलीस्ट 20 तो यू विल क्लियर फ्रॉम पैथो एंड फार्मा। जी बहुत ही बढ़िया गाइडेंस दिया आपने डॉक्टर साहब। अब एफएमजी अब एफएमजी 2021 में जो देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा मोटिवेशन हो जाए डॉक्टर साहब। यस, मोटिवेशन तो है कि आप अपने सीनियर्स को देखो, आप अपने ग्रुपमेट्स को देखो, आप अपने बैचमेट्स को देखो, मोस्ट ऑफ पास हो गए हैं, सो उनसे मोटिवेशन लो। और आप जिस मकसद से आपने जो एमबीबीएस किया है वो मकसद तभी क्लियर होगा जब आपने यहाँ पे एफएमजी क्लियर किए, क्योंकि आपको यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर करना है। सो कीप स्टडिंग, और आपने जो पढ़ा है डोंट बी गेट डीमोटिवेटेड। फेल हो गए तो क्या हुआ, फेलियर इज़ वन वे टू सक्सेस, सो सक्सेस आएगा ही ऑब्वियसली, कहीं नहीं जाने वाला। पर आप अपनी जो आशा है, वो होप है, वो छोड़ो मत, पढ़ो। एफएमजी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जाम टू पास, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकते हो पास। लुक एट योर जो सक्सेस हो चुके हैं उनको देखो, उनसे मोटिवेशन लो, वो अपने अभी इंटर्नशिप करे, आगे जाके पीजी करे, सो उनसे मोटिवेशन लो और आगे बढ़ो। और कीप रीडिंग, आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, सिर्फ आपने अप्लाई बराबर नहीं किया है। सो अपनी मिस्टेक ढूंढो, मिस्टेक मिल जाएगी आपको, और वो मिस्टेक्स को चेंज कर दो। सो यही मोटिवेशन है, और आई होप मोस्ट ऑफ जो अभी भी दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अभी क्लियर हो जाएंगे यार,
इतना इतना डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है. सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू. काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है डॉक्टर साहब आपने. इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे ही वीडियोस अगर आपको आगे देखने हैं, इंटरव्यूज, स्ट्रेटेजी, फ्यूचर प्लान्स आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और आज मेरे साथ जो उपस्थित है डॉक्टर निसर्ग साहब, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद डॉक्टर निसर्ग साहब, जो आपने बच्चों को गाइडेंस दिया. थैंक यू. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए. और कौन बोल से